हेलो। चलिए सभी को नमस्कार। मैंने आप लोगों से कहा था कि आज से आपकी सेवा हम प्रारंभ करेंगे और आपका जो टाइम होगा वो 7:30 बजे होगा। ये क्रीम टाइम है, ये आपका प्रॉपर टाइम है। मैं अपने वादे के अनुसार इस टाइम पर अभी आपको चैप्टर वाइज बीपीएससी टीआरई और एस्टेट में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज मैं अभी आपका विश्लेषण करूंगा। और मेरे साथियों याद रखना कि ये जो विश्लेषण है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट नहीं होता। टॉपिक वाइज कंप्लीट और उसके साथ आपका जो बुक है प्लेटफॉर्म वाली, फिर उसे हम लोग बीच बीच में उसे भी लेकर चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको गाइडलाइन दिया था। ठीक है, तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस फेस्टिवल के बेला में भी हमारी क्लास चलेगी। ठीक है, मैं अपने घर से लाइव हूं और घर का कैमरा थोड़ा सा मेरे दोस्त प्रॉब्लम है, तो हल्का सा मैनेज करना। ठीक है, बाकी आप लोग का सपोर्ट और साथ है तो फिर तो वो होगा जो मेरे दोस्त तहलका मचा देगा। तो चलिए आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, पहले 5 मिनट उसकी थ्योरी पर आते हैं और फिर सीधे सीधे हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों ने स्पष्ट तौर पर यह देखा होगा मेरे दोस्त, आपके एग्जामिनेशन का एक सवाल यहां से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सारे प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दो चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, अब दो चर में रैखिक समीकरण मेरे दोस्त आप सब जानते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक इक्वेशन है। a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ये मेरे दोस्त स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसलिए हम ये कह सकते हैं एक समीकरण मतलब एक रेखा, दो समीकरण मतलब दो रेखा। ठीक है दोस्त, अब ध्यान रखना किसी एक प्लेन में दो रेखाओं में मुख्य रूप से तीन संबंध हो सकता है। एक कि वो दोनों ही रेखा इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, ये दोनों ही रेखा इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब प्रतिच्छेदी रेखा, ये दोनों ही इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं। दूसरा, ये दोनों मेरे दोस्त पैरेलल हो सकता है। पैरेलल जिसे बोले तो आप समांतर कहते हैं। और तीसरा मेरे दोस्त, इसे हम कोइंसाइड, कोइंसाइड कहिए या कहीं कहीं पर कोइंसिडेंट भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर कोइंसी, ठीक है, डेंट भी लिखा होता है। घबराने की कोई बात नहीं है, इसे मेरे दोस्त हम संपाती वाली सिचुएशन कहते हैं। ओके, अब आप सबको ये बात पता होगा कि मेरे दोस्त बहुत 5 से 7 मिनट में हम थ्योरी पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्त आपको घबराने की कोई बात नहीं है। क्या लिख रहे हो, टेल में अर्जुन बैच में क्लास क्यों नहीं हो रही है? आज सारे छुट्टी होने के बाद सब कुछ एडजस्ट मैंने किया है और नेक्स्ट डे से सारी क्लासेज बताए गए समय पर होने लग जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा, हम सब बताएंगे, सब बताएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आओ काम तो करें सबसे पहले। अब देखो इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है जब दो रेखा एक दूसरे को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है तो ये इंटरसेक्टिंग होता है। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग के सिचुएशन में केवल एक बार टच किया ना, इसलिए यहां पर ओनली वन सॉल्यूशन होता है, केवल एक हल, जिसे आप, हाँ केवल एक हल, या मेरे दोस्त इसी को यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, केवल एक हल है ना, जिसे आप अनूठा हल कहिए या मेरे दोस्त अद्वितीय कहिए, या इसको आप अनूठा कहिए, या आप इसे केवल एक हल कहिए। केवल एक हल, बात एक ही है। ठीक है दोस्त, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एकदम बड़ी बारीकी से, तो मेरे दोस्त इस सिचुएशन में हल होता है। और जब हल होता है तो मेरे दोस्त वो जो सिचुएशन होते हैं वो अविरोधी वाले होते हैं, यानी विरोध नहीं होगा तभी जाकर आपका हल होगा।
ठीक है, और विरोधी। एक और बात, ये मेरे दोस्त टच कर रहा है तो ये सिचुएशन आपका कैसा होगा, ये संगत वाली सिचुएशन है। ठीक है, टच करेगा तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होने की स्थिति में समीकरण और विरोधी कहलाते हैं, और टच कर रहा है तो संगत तो होते ही होते हैं। ठीक है, लेकिन हम कब समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग है, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यही वो केस है जब मेरे दोस्त ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, a1/a2 और b1/b2, ये वो सिचुएशन है जहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि केवल और केवल एक हल होगा। ठीक है, एक बात और मेरे दोस्त आपको कहना है, ध्यान से देखना। हाँ, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, इसकी पहचान मेरे दोस्त इस टर्म से है, और इस टर्म से है, इसका मतलब समझ रहे हो, एक्स वाई वाली टर्म गायब नहीं होना चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। यानी आप यहाँ पर जनरली ये कहते हो कि यहाँ पर ए और बी जो है ना, वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस में ये आवश्यक है कि एक्स और वाई के जो गुणांक हैं वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारा इंटरसेक्टिंग का मामला। अब हम आते हैं पैरेलल। ये पैरेलल वाली केस कब होता है, आपको पता होना चाहिए कि दो समीकरण पैरेलल कब होते हैं। देखिए ना, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी वन बराबर जीरो, और मेरे दोस्त यहाँ ध्यान दो, ए वन बी वन सी वन बराबर जीरो, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर जीरो। आपको पता है जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, पैरेलल होने का मतलब क्या होता है, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो टच नहीं करेंगे तो एक भी हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं कोई हल नहीं होगा। ठीक है भाई, नो सॉल्यूशन। आप जानते हो जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये जो केस होगा ये आपका विरोधी कहलाएगा, विरोधी वाली स्थिति में ही सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, और जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ये भी सत्य है कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो होता है, लेकिन डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये मेरे दोस्त एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो इसे असंगत की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर देखना, ये क्या है, ये सीधे कहता है कोइंसाइड। अब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, अब ये देखिए, जैसे एक लाइन ये है, अरे एक समीकरण का मतलब एक लाइन होता है ना, एक समीकरण का मीनिंग है एक स्ट्रेट लाइन। अब हम जब दूसरे इक्वेशन को, जब मेरे दोस्त हम क्वाड्रांट एक्सिस पर खींचते हैं, तो जब दो इक्वेशन को क्वाड्रांट एक्सिस पर खींचें और दोनों ही स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ हो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, तो यही वो सिचुएशन होता है जिसे आप संपाति कहते हैं। और संपाति के केस में a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो मेरे दोस्त, क्योंकि यहां पर अनंत बार टच करता है, इसीलिए यहां पर इनफाइनाइट हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं मेरे दोस्त, और यहां पर एक्स वाई की वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाती है, तो इसे डिपेंडेंट वाली सिचुएशन कहते हैं, इसे डिपेंडेंट वाली सिचुएशन कहते हैं। यानी मेरे दोस्त ये आश्रित वाली सिचुएशन कहलाती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये डिपेंडेंट है तो मेरे दोस्त ये आश्रित वाली सिचुएशन है, तो आप सोचोगे सर ये आश्रित, ये डिपेंडेंट, अनंत हल, ये संपाति, ये समांतर, कोई हल नहीं, एक हल, ये आपकी प्रतिच्छेदी है और विरोधी है, आश्रित है। सर इतने सी चीजों का कहां कहां प्रयोग होता है और किस रूप में होता है, तनिक हमें ये बताइए। थोड़ा सा वेट कर लो मेरे दोस्त, तुरंत ही प्रश्न आने वाले हैं, हम तुरंत क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो ये इतनी सी बात हो गई आपके लिए, चलो धन्यवाद।
अब थोड़ा सा मेरे दोस्त हम आगे बढ़ जाते हैं, 2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन पर सीधे सीधे आ जाएंगे। अब एक बात याद रखना, ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या है पता है? ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। याद रखना कि अगर इसका हमसे कहीं पे स्लोप मांग ले, स्लोप का मतलब क्या होता है? ढाल, जिसे आप प्रवणता कहते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए इसे किससे सूचित करते हैं? m से। तो किसी लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस में, किसी लाइन का स्लोप माइनस में x का गुणांक और मेरे दोस्त बटे में माइनस में x का गुणांक, एकदम ध्यान से सब लोग को देखना है, माइनस में x का गुणांक और बटे मेरे दोस्त क्या? y का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, यही आपका किसी लाइन का स्लोप होता है। ओके, एक और बात, ये जो पैरेलल वाली सिचुएशन है, यहां पर थोड़ी जानकारी आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। कहिएगा वो क्या? देखिए, दो लाइन पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन की पहचान क्या होती है? आप ये देख सकते हो, दो पैरेलल लाइन की पहचान होती है ax, ध्यान देना, प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, और ये हमारा ax प्लस बी वाई और प्लस मेरे मित्र c2 बराबर 0। तो आप भली भांति इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो एक्स वाई वाली टर्म है ना, अगर ये सेम है, c1 c2 तो अलग अलग होंगे, लेकिन अगर एक्स वाई वाली टर्म सेम है तो समझ जाना कि ये दोनों लाइन कैसा है? ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो समझ जाना कि ये दोनों लाइन कैसा है? पैरेलल है। एक और बात मेरे दोस्त, क्या आपको यहां ध्यान रखना होगा कि ये जो लाइन है, अगर इसके स्लोप को हम m1 मान लें और ये जो लाइन है इसके स्लोप को अगर हम m2 मान लें, तो ध्यान रखना कि दो पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, हम आपस में पैरेलल स्लोप को बराबर करके भी पैरेलल वाली सिचुएशन पर काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब थोड़ा सा और यहां पर आ जाओ, एक और पॉइंट है मेरे दोस्त, और वो है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी लंबवत, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, ये वाली सिचुएशन कौन सी होगी? तो ध्यान रखना, जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तो आप इस लाइन के स्लोप को अलग निकाल लेना और मेरे दोस्त इस लाइन के स्लोप को तुम अलग निकाल लेना। ठीक है, और ध्यान रखना कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए, तो इतनी सी बातें थी जिसकी हमें जरूरत थी। अब हमें ये देखना है कि इस पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं। ये चैप्टर वाइज मेरे दोस्त आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक कह सकते हो दौर हमने स्टार्ट किया है। कुछ भाई कह रहे थे कि सर आपके अर्जुन बैच, आपके महाभारत बैच, इन सब में ऑफर आया है, उसका कूपन कोड क्या है? दिवाली 40, दिवाली 40। आप जैसे ही कूपन कोड डालेंगे 40% का हैवी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि 500 का अगर 40% निकालें तो 200, यानी 500 की चीज़ आपको 300 में ही मिल जाएगा और 1000 की चीज़ आपको केवल 600 में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख लो अपने सुविधा अनुसार। लाइट जला लीजिए ना मेरे दोस्त। ये कैमरा जो है ना थोड़ा अच्छा क्वालिटी का नहीं है, कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं अपने घर से लाइव हूँ, स्टूडियो से लाइव होता तो ये ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, हम जल्द ही इसको भी ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलो आओ हम काम करते हैं। अब सवाल आपका शुरू हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, पहला सवाल आपकी सेवा में, के किस मान के लिए x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 क्या लिखा है? सर इसका एक अनूठा हल होगा। आप सब लोग जानते हैं अनूठा हल कब होता है? जब a1/a2 और डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो जाए, तभी अनूठा हल होता है। आप कहोगे हाँ सर,
दूसरी बात मेरे दोस्त, आपको कंपैरिजन भी करने आना चाहिए। आप यहाँ पर a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से इसकी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ना, x का प्रथम समीकरण में x का गुणांक a1 होता है जो कि 1 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक जो है वो a2 होगा जो हमें 3 दिया हुआ है। डज नॉट इक्वल्स टू प्रथम समीकरण में y का गुणांक जो है ये मेरे दोस्त हमारे पास b1 है, और दूसरे समीकरण में y का गुणांक जो है वो 2 है, ये हमारा b2 है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, तो मेरे दोस्त आपके पास आ जाएगा -2/3। यानी आप देख सकते हैं k का मान -2/3 नहीं होगा, बाकी आप कोई भी मान ले सकते हैं। ठीक है, अब तनिक ऑप्शन आइए। अब देखिए ऑप्शन में स्पष्ट दिख रहा है कि k का मान ऑप्शन नंबर सी में -2/3 लिखा है, और हम जानते हैं कि -2/3 नहीं होगा, यानी ये तो हमारा आंसर नहीं जाएगा। तो क्या k का मान 1 हो सकता है? क्या k का मान 2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। -2/3 को छोड़कर कोई भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। कितने लोग डी कर लेके आए हैं? चलिए वेरी गुड मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन को देखें। 2 नंबर क्वेश्चन फिर लिखता है आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है। कहता है ये 2 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हैं। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हैं। आप बता दीजिए कि वे दोनों ही स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन क्या हैं। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं कि दोनों ओरिजिन से पास करेंगे, दोनों में से कोई एक ओरिजिन से पास करेगा, ऑप्शन एक में से ज़्यादा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त सबसे पहला काम है कि आप a1/a2 निकाल लीजिए, आप b1/b2 निकाल लीजिए और c1/c2 निकाल लीजिए। जानते हैं x का गुणांक a1 a2 होता है, तो a1 आपका है 1, और यहाँ a2 आप देख रहे हैं -4। b1 ये y का गुणांक b1 b2 होता है, तो इसमें 2 है, और यहाँ पर y का गुणांक यहाँ भी 2 है। c1 c2 प्रथम समीकरण का अचर पद ये हमारा c1 है, और दूसरे का जो अचर पद है ये हमारा c2 है। तो आप इस अर्थ में देखेंगे कि सर ये तो -1/4, ये हमारा 1 है, ये मेरे दोस्त 4/3 है, यानी कहने का मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं। अरे छोड़िए ना, ज़्यादा दूर मत जाइए। जब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग होगा। अब मेरे दोस्त आप समझ चुके हैं इंटरसेक्टिंग होगा, तो देखिए ना, इंटरसेक्टिंग किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं ना कि पैरेलल कब होगा? पैरेलल तब होगा जब a1/a2 बराबर होंगे b1/b2 के, और मेरे दोस्त डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तब ये पैरेलल होगा। और ऐसी वाली कहानी है नहीं, इसलिए पैरेलल हुआ नहीं। दूसरा कह रहा दोनों ओरिजिन से पास करेंगे। आप याद रखना, कोई भी इक्वेशन ओरिजिन से कब पास करती है? ax प्लस माइनस by बराबर 0। जिस समीकरण में अचर पद 0 होते हैं वही ओरिजिन से पास करेगा। अरे यहाँ तो अचर पद 4 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3 है। अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म ना इसमें गायब है ना इसमें गायब है, तो दोनों में से कोई भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो मेरे दोस्त ओरिजिन से पास नहीं करेगा, तो ई दोनों तो आंसर जाने से रहा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग है जिसके कारण ऑप्शन नंबर ए नहीं गया। अचर पद मौजूद है, ओरिजिन से पास नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी भी आंसर नहीं गया। तो केवल और केवल क्या रह जाता है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप में से जितने लोग ऑप्शन नंबर ई में लेके आ रहे होंगे, बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। मित्र 3 नंबर क्वेश्चन आप प्यार से देखो, क्या लिखता है? k के किस मान के लिए समीकरण 3 × x - 1 × k प्लस 4y बराबर 24। ठीक है, और यहां देख रहे हैं कि 15x प्लस 20y बराबर 8 × k प्लस 13। हमें यह कह दिया गया कि ये सर यहां पर अनंत हल हो रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो बताइए k का मान क्या होगा? आप सबको पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में
A1/A2 बराबर B1/B2, है ना, और मेरे दोस्त बराबर C1/C2। आप देख लीजिए प्रथम समीकरण में x का गुणांक क्या है, 3 × k - 1, तो सीधे लिखिए 3k - 3, और बाई A2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक 15 हो गया, बराबर B1/B2 प्रथम समीकरण में y का गुणांक ये हमारा B1 होगा, और दूसरे समीकरण में y का गुणांक ये हमारा B2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ सिंपलेस्ट कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए 4 × 1 = 4, 4 5 और 5 से जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। अब 3k और -3, 3 × 1 3 हो जाएगा। k का मान कितना, 3 3 6, k का मान यहाँ 2 नजर आ रहा है। तो जिनका भी आप में से 2 नजर आ रहा होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 3 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ दोस्त मेरे, हम बिल्कुल बैच में डाल देंगे, आप निश्चिंत होकर रहिए, घबराइए मत। हो गया होगा। आओ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, कहता है कि किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित किराया शामिल है, ठीक है, और शेष किलोमीटर में तय की गई दूरी पर निर्भर करती है। यदि कोई 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 960 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई 80 रुपये का डिस्टेंस ट्रेवल 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 1260 देना पड़ता है। बताइए सर, निश्चित शुल्क और प्रति किलोमीटर किराया शुल्क क्या होगा। तो हम एक काम करते हैं दोस्त, यहाँ पर ये जो हमारा निश्चित शुल्क है ना, इसे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कि आप गाड़ी पर बैठ के ₹X लगना ही लगना है, और ये प्रति किलोमीटर किराया जो है इसे हम मान लेते हैं Y रुपया पर किलोमीटर। ठीक है, अब आप देखिए पहला केस में 60 किलोमीटर गया, तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो निश्चित शुल्क x है वो तो लगना ही लगना है। आप कहोगे हाँ जी सर, अब यहाँ देखना निश्चित शुल्क x लगना था, वो तो लगना ही लगना है। अब देखना 1 किलोमीटर के लिए Y रुपया, और आप गए कितने हैं 60 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए Y रुपया, तो 60 किलोमीटर के लिए क्या होगा 60 Y रुपया। और इस तरीके से आप पहला केस में क्या भुगतान किए हो, आप 960 भुगतान किए हो। ठीक है भाई, अब यहां देखना दूसरी स्थिति में जो फिक्स रेट किराया है वो तो लगना ही लगना है, साथ ही साथ आपने 80 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो 1 किलोमीटर का किराया Y रुपया, तो 80 किलोमीटर का किराया 80 Y रुपया। ठीक है, और इस तरीके से आपको टोटल 1260 रुपए मिल रहे हैं। ओके, बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। आप जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो आप ये पाएंगे, जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा, 60 में 80 गया तो माइनस का 20y, और ये 960 में 1260 गया तो माइनस का 300। अब यहां से देखने जाएंगे तो y का मान आएगा 15, यानी 15 रुपए पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर किराया तो आप ले आए। अब रही बात x का मान निकालने की, इक्वेशन 1 में ही रख दीजिए, x प्लस y का मान 15, 15 छके 90, तो हो जाएगा 900, और बराबर 960 है। यहाँ से x का मान आएगा 60, 60 रुपये क्या हो गया हमारा फिक्स किराया हो गया। तो मेरे दोस्त 60 रुपये हमारा फिक्स किराया हो गया, और 15 रुपये पर किलोमीटर ये प्रति किलोमीटर किराया हो गया। बहुत आसान सा सवाल था जो आपके पेपर में आ चुका है। तो मेरे दोस्त आप सभी लोगों को तैयार रहना है, हम टोटल PYQ क्वेश्चन लिए हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब इसकी बात करते हैं, आप लोगों से आंसर भी जानना चाहेंगे। लिखता है कि जिस समीकरण के युग्म एक दूसरे के समांतर होते हैं वो क्या कहलाता है। देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप जानते हैं मेरे दोस्त, जब ये समांतर होते हैं, एक दूसरे को टच नहीं, और टच नहीं का मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन तभी होगा जब मामला विरोधी वाला होगा, क्योंकि विरोधी वाले केस में नो सॉल्यूशन होता है ना, विरोधी वाली केस में नो सॉल्यूशन होता है।
चलिए अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, लिखता है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस टू वाई बराबर 7 और 2x प्लस के वाई बराबर 14 आपस में संपाती हैं, तो बताइए के का मान क्या होगा। मेरे दोस्त संपाती का मतलब क्या समझते हो, अरे कोइंसिडेंट वाली सिचुएशन है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। यहाँ a1/a2 करेंगे तो a1 है कितना मेरे दोस्त, a1 हमारा 1 है और a2 हमारा क्या है, ये 2 है, बराबर b1/b2। तो देखो b1 कितने हैं, तो b1 हमारा 2 है और मेरे दोस्त b2 कितने हैं, ये हमारे पास k है। तो k का रिजल्ट कितना आ गया, 4 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को 4 आ गया होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 4 सभी लोगों को आ रहा है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाएगा। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं तो वो क्या कहलाएंगे। आप सब जानते हैं कि वो वाली केस आश्रित कहलाएगी, है ना, डिपेंडेंट कहलाएगी। सबका आंसर डिपेंडेंट आ रहा है, बहुत अच्छा है मेरे दोस्त। आओ अब इस पर देखते हैं। फिर आपसे कहा के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस टू वाई माइनस 3 बराबर 0, 5x प्लस के वाई प्लस 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। अब देखिए ना, कोई हल नहीं होने के केस में a1/a2 बराबर b1/b2 तो होता है, लेकिन ये डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पर a1 कितना है आपका, तो a1 है आपका 1 और बटा a2, तो मेरे दोस्त a2, a1 a2 क्या है, x का गुणांक, ठीक है भाई, बराबर प्रथम समीकरण में y का गुणांक जो है ये आपका b1 कहलाएगा और दूसरे में y का गुणांक जो है ये आपका b2 कहलाएगा। यानी k का मान आपको यहां से 10 नजर आएगा, ठीक है, k का मान यहां पर 10 नजर आएगा। अब मेरे दोस्त अभी ये जो सिचुएशन है ये हमें कहना क्या चाहता है, हमें तो पूछ रहा है ना भाई, ये क्या हो गया। अच्छा, के का मान पूछा था, ऑप्शन कुछ और ही आ गया मेरे मित्र, ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है। के का मान कितने आएंगे, 10। धन्यवाद, जिनके भी 10 आंसर आ रहे होंगे बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड मेरे दोस्त। आओ अब आगे बढ़ते हैं, अब इनसे मिलो। मैंने आपको कहा है कि ये टीआरई और एस्टेट में पूछे हुए प्रश्न हैं, यानी बिहार सरकार ने लीनियर इक्वेशंस इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं आपको बनाना है। इस बार ही आप देखोगे एस्टेट के क्वेश्चन भी टीआरई में आ गए थे, वो भी डाटा के साथ आ गए थे, इसलिए आपको मेरे दोस्त क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ठीक, देखिए क्या है, दो समीकरण युग्म के आलेख प्रतिच्छेदी होंगे यदि इस युग्म के हल क्या होंगे। तो आप सबको पता है कि अगर मामला प्रतिच्छेदी का है तो प्रतिच्छेदी के केस में कोई हल नहीं होगा, गलत, अनेक सॉल्यूशन होंगे, ये भी गलत, मेरे दोस्त एक हल होगा, ये सही है। ठीक है, कितने हल होंगे, एक हल होंगे, सबको पता है प्रतिच्छेदी के केस में एक हल होंगे।